ऊष्मागतिकी में सामान्यतः एक निकाय लेते हैं सिस्टम, जो सामान्यतः आदर्श गैस होती है, जैसे कि किसी चलनशील पिस्टन युक्त सिलेंडर के अंदर आदर्श गैस भरी हो। निकाय को कुछ ऊष्मा दी जाती है। निकाय की अवस्था व्यक्त करने के लिए हमारे पास कुछ राशियां होती हैं। वो हैं दाब, प्रेशर P, आयतन वॉल्यूम V, ताप टेम्परेचर T। आदर्श गैस का अवस्था समीकरण है PV = nRT। यहाँ पर n मोल्स की संख्या है और R ये गैस नियतांक है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा Q का एक भाग निकाय द्वारा कार्य करने हेतु लिया जाता है, कार्य W, एवं शेष ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, ΔU। यानी निकाय को दी गई ऊष्मा Q बराबर होगी ΔU + W। यहाँ तीनों राशियाँ एक ही मात्रक में हैं। यदि निकाय की अवस्था में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज होता है, तो उपरोक्त समीकरण को अवकलन रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है: dQ = du + dW। यही ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है, मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। dQ = du + dW। dQ ये निकाय को दी गई ऊष्मा है, dW निकाय द्वारा किया गया कार्य है और du निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा U निकाय के ताप पर निर्भर करती है। ताप अधिक होने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा अधिक हो जाती है, और यदि ताप नहीं बदल रहा है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलेगी। du आंतरिक ऊर्जा U में परिवर्तन है। यदि निकाय का ताप नहीं बदल रहा है, समतापी प्रक्रम है, तो ताप समान है, आंतरिक ऊर्जा U नियत रहेगी, तो du इसमें परिवर्तन 0 होगा। तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम लिख सकते हैं dQ = dW।
यानी निकाय को जितनी भी ऊष्मा दी जाएगी वो इसके द्वारा कार्य करने में ही खर्च होगी, इसके द्वारा किए गए कार्य के ही बराबर होगी। ये समतापी प्रक्रम के लिए है। जब ताप नियत रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापी प्रक्रम, तब du 0 है, dq बराबर है dw। dw निकाय के द्वारा किया गया कार्य, ये बराबर होता है pdv, जहाँ p दाब है, प्रेशर, और dv v वॉल्यूम में चेंज है, आयतन में परिवर्तन है। यदि निकाय के आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, v नियत है, तो dv 0 होगा और dw जो pdv के बराबर है वो भी 0 होगा। तो सम आयतनी प्रक्रम में, ऐसे प्रक्रम में जिसमें कि आयतन में परिवर्तन न हो, dw निकाय के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा और तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq बराबर du। एक अन्य प्रक्रम है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम वह है जिसमें निकाय को न तो ऊष्मा दी जाती है न निकाय से ऊष्मा ली जाती है। इस स्थिति में dq बराबर 0 होगा। तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से du प्लस dw बराबर 0 या du बराबर माइनस dw, यानी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du बराबर होगा माइनस dw। माइनस dw का मतलब है नेगेटिव निकाय द्वारा किए गए कार्य का। तो अलग अलग तरह के प्रक्रम में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का ही एक रूप है, क्योंकि निकाय को दी गई ऊष्मा ऊर्जा के अन्य रूपों आंतरिक ऊर्जा व कार्य ऊर्जा में बदलती है। अगला टॉपिक है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। जब कोई निकाय सिस्टम किसी एक साम्य अवस्था से अन्य साम्य अवस्था में किसी प्रक्रम द्वारा पहुंचता है, तो इस प्रक्रम के दौरान बहुत सारी मध्यवर्ती साम्य अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। अब यदि इस प्रक्रम को विपरीत दिशा में करें एवं निकाय उन सभी साम्य अवस्थाओं से गुजरे जिनसे कि यह सीधे क्रम में गुजरा था, तो ऐसा प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। यदि किसी प्रक्रम को विपरीत दिशा में करने पर
निकाय उन सभी साम्य अवस्थाओं से नहीं गुजरता जिनसे कि यह सीधे क्रम में गुजरा था, तो ऐसा प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए ये दो शर्त आवश्यक हैं। पहली, समस्त प्रक्रियाएं ऊष्मा को कम करने वाले प्रभावों जैसे घर्षण, श्यानता, विद्युत प्रतिरोध आदि से मुक्त हों। यानी प्रक्रम इस तरह का होना चाहिए कि उसमें घर्षण, श्यानता, प्रतिरोध आदि के कारण ऊष्मा की हानि न हो। और दूसरी शर्त है कि प्रक्रम क्वैसी स्टैटिक होने चाहिए। क्वैसी स्टैटिक प्रक्रम से मतलब है कि प्रक्रम इतने धीमे होने चाहिए कि निकाय साम्य अवस्थाओं के सतत क्रम से गुजरे। पूर्ण उत्क्रमणीय प्रक्रम व्यवहार में पाना संभव नहीं है। धीमे समतापी प्रक्रम व धीमे रुद्धोष्म प्रक्रम, स्लो आइसोथर्मल प्रोसेस एंड स्लो एडियाबैटिक प्रोसेस, इनको हम लगभग उत्क्रमणीय प्रक्रम मान सकते हैं। अगला टॉपिक है कार्नो इंजन। कार्नो इंजन एक ऊष्मा इंजन है। ऊष्मा इंजन ऊष्मा को कार्य में बदलता है और यदि दी गई ऊष्मा को यह पूरी कार्य में बदल दे तो इसकी दक्षता 1 होगी, यानी 100%। परंतु यह पूरी ऊष्मा को कार्य में नहीं बदल पाता है, तो इसकी दक्षता एफिशिएंसी ईटा ये दी जाती है इसके द्वारा किया गया कार्य W बटे इसको दी गई ऊष्मा Q। और यह दक्षता हमेशा 1 से कम ही होती है, क्योंकि निकाय के द्वारा किया गया कार्य W ये हमेशा इसको दी गई ऊष्मा से कम ही होगा। यानी एक ऊष्मा इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदलता है, यह संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में नहीं बदल सकता है, तभी इसकी दक्षता 1 यानी 100% नहीं हो सकती है। फ्रांसीसी इंजीनियर सादी कार्नो ने बताया कि ऊष्मा इंजन की 100% दक्षता प्राप्त करना प्रकृति के विरुद्ध है। उसने एक आदर्श उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की कल्पना की, जिसके सभी भाग घर्षण से मुक्त हैं और सभी प्रक्रम अत्यंत धीमे किए जाते हैं, जिससे कि ये सभी प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम हों।
कार्नो ने सिद्ध किया कि हम कितना भी आदर्श इंजन ले लें, इसकी दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती है, यानी इसकी दक्षता 1 से कम ही रहेगी, 100% से कम ही रहेगी। कार्नो के इस आदर्श पूर्ण उत्क्रमणीय इंजन ऊष्मा इंजन को कार्नो इंजन कहते हैं। तो कार्नो ने जिस आदर्श पूर्ण उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की कल्पना की, वही ऊष्मा इंजन कार्नो इंजन कहलाता है। कार्नो इंजन के मुख्य भाग ये 4 हैं जो इस चित्र में दिखाए गए हैं। पहला भाग है जिसमें एक सिलेंडर है, बेलनाकार पात्र है जिसमें एक पिस्टन लगा है जिसको ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है, यानी ये चलनशील पिस्टन है जो इस बेलन में लगा हुआ है। और इस बेलन के अंदर आदर्श गैस भरी गई है जो कार्यकारी पदार्थ वर्किंग सबस्टेंस कहलाती है। बेलन का पिस्टन और साइड की दीवारें ये कुचालक हैं और इसका आधार सुचालक है। तो केवल आधार को छोड़कर, बेस को छोड़कर सभी तरफ की दीवारें इसकी कुचालक हैं। कुचालक दीवारों में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, जबकि सुचालक आधार के द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये इसका पहला भाग था। एक चलनशील पिस्टन युक्त बेलनाकार पात्र में भरी हुई आदर्श गैस। दूसरा भाग है अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन का ऊष्मा स्रोत। इससे कार्यकारी पदार्थ यानी आदर्श गैस ऊष्मा ग्रहण करता है और इसकी ऊष्मा धारिता इतनी अधिक होती है कि इससे कुछ ऊष्मा निकलने के बाद भी इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ताप इसका T1 डिग्री केल्विन ही बना रहेगा। दूसरा भाग है कुचालक स्टैंड और लास्ट में है सिंक, कम ताप T2 डिग्री केल्विन का सिंक। सिंक कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस से ऊष्मा ग्रहण करता है। कम ताप T2 डिग्री केल्विन का सिंक है जो कार्यकारी पदार्थ से ऊष्मा ग्रहण करता है। ऊष्मा स्रोत T1 डिग्री केल्विन ये अधिक ताप का ऊष्मा स्रोत है जो कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस को ऊष्मा देता है, जबकि सिंक कम ताप T2 डिग्री केल्विन का है जो कार्यकारी पदार्थ यानी आदर्श गैस से
ऊष्मा ग्रहण करता है। और यदि हम इस सिलेंडर को कुचालक स्टैंड पर रख देंगे तो इसकी चारों तरफ की दीवारें अब कुचालक हो जाएंगी। इस स्थिति में कार्यकारी पदार्थ यानी आदर्श गैस को न तो ऊष्मा दी जा सकेगी और न ऊष्मा ली जा सकेगी, यानी जो भी प्रक्रम होगा इस स्थिति में वो रुद्धोष्म प्रक्रम ही होगा। ये 4 मुख्य भाग हुए कार्नो इंजन के। चलनशील पिस्टन युक्त सिलेंड्रिकल बेलनाकार पात्र जिसके अंदर आदर्श गैस भरी है। अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन का ऊष्मा स्रोत है। कुचालक स्टैंड है और कम ताप T2 डिग्री केल्विन का सिंक है। कार्नो चक्र कार्यकारी पदार्थ को बार बार उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रमों से गुजार कर सतत रूप से कार्य की प्राप्ति की जाती है। प्रत्येक चक्र में, जिसे कार्नो चक्र कहते हैं, 4 प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस को बार बार उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम से गुजारा जाता है। एक चक्र में, एक साइकिल में 4 प्रक्रम होंगे। पहला समतापी प्रसार आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा रुद्धोष्म प्रसार एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा समतापी संपीड़न आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथा रुद्धोष्म संपीड़न एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एक पूरे चक्र में, जिसको कार्नो चक्र कहेंगे, 4 प्रक्रियाएं होंगी। 2 समतापी प्रक्रम हैं और 2 रुद्धोष्म प्रक्रम हैं। पहली 2 प्रक्रियाएं हैं समतापी प्रसार और रुद्धोष्म प्रसार। अगली 2 प्रक्रियाएं हैं समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। इन 4 प्रक्रियाओं का एक चक्र, जिसे कार्नो चक्र कहते हैं, सूचक आरेख PV आरेख द्वारा चित्र में दिखाया गया है। यह चित्र ग्राफ है P और V के बीच, इसलिए इसको PV आरेख, P और V के बीच का ग्राफ, P प्रेशर दाब और V वॉल्यूम आयतन, दाब और आयतन के बीच का ग्राफ PV आरेख, इसे हम कहते हैं सूचक आरेख, इंडिकेटर डायग्राम। आदर्श गैस की स्थिति सर्वप्रथम बिंदु A द्वारा व्यक्त की जाती है। बिंदु A पर गैस का दाब P1 है, आयतन B1 है और ताप T1 है। ये एक बिंदु इस आदर्श गैस की अवस्था को व्यक्त करता है।
आदर्श गैस की अवस्था व्यक्त की जा रही है P1, V1 और T1 द्वारा बिंदु A पर। अब इस पर पहला प्रक्रम किया जाता है समतापी प्रसार। समतापी प्रसार करने पर यह इस आदर्श गैस की अवस्था बिंदु A से बदलकर बिंदु B तक हो जाती है। A से B तक का ये जो प्रक्रम है यह समतापी प्रसार कहलाता है। और आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण होता है PV बराबर nRT। समतापी प्रक्रम है तो ताप T नियत रहेगा, यानी PV बराबर नियतांक कांस्टेंट। N और R तो कांस्टेंट है ही, T भी यदि कांस्टेंट है तो PV बराबर जो nRT होता है तो PV बराबर कांस्टेंट, ये समतापी प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण होगा। और PV बराबर कांस्टेंट का मतलब है कि यदि V बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, गैस का विस्तार होता है, प्रसार होता है, तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन V बढ़ेगा तो P कम होगा क्योंकि PV बराबर कांस्टेंट। तो AB जो ग्राफ दिखाया गया है यह समतापी प्रसार के लिए है, जिसमें कि आयतन V बढ़ने पर दाब P कम होता जा रहा है। दाब P1 से कम होकर P2 हो गया है और आयतन V1 से बढ़कर V2 हो गया है। A बिंदु से B बिंदु तक के प्रक्रम में, जो कि समतापी प्रसार है, आयतन V1 से बढ़कर V2 जब हो रहा है तो दाब P1 से कम होकर P2 हो रहा है। ये समतापी प्रसार किया जाएगा इस बेलनाकार पात्र को अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन के ऊष्मा स्रोत पर रखकर, जिससे कि इस गैस का ताप T1 ये नियत बना रहे और इसका प्रसार होगा, यानी पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ने पर इसका दाब कम होता चला जाएगा। तो पहला प्रक्रम समतापी प्रसार करने के लिए इस बेलनाकार पात्र को, जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, आदर्श गैस भरी हुई है, अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन के ऊष्मा स्रोत पर रखते हैं और पिस्टन को ऊपर की ओर खिसकाते हैं, जिससे कि आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाए और दाब P1 से कम होकर P2 हो जाए। अब हम बिंदु A की अवस्था से बिंदु B की अवस्था में पहुंच गए हैं। बिंदु B तक आते आते P और V के मान बदल गए हैं। P1 V1 से P2 V2 हो गए हैं, जबकि ताप वही है T1, क्योंकि ये पूरा प्रक्रम नियत ताप T1 डिग्री केल्विन पर हो रहा है, जो कि ऊष्मा स्रोत का ताप है। ऊष्मा स्रोत अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन का स्रोत है, जिसके ऊपर इस बेलनाकार पात्र को रखकर ये प्रक्रम किया गया है। कार्नोट चक्र का दूसरा प्रक्रम है रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार आदर्श गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है तो इसका अवस्था समीकरण होता है P
v की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ गामा Cp अपॉन Cv के बराबर है। Cp और Cv ये नियत दाब और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माएं हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण होगा पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ गामा बराबर है सी पी अपॉन सी वी। सी विशिष्ट ऊष्मा है, यदि सी के साथ नीचे पी लिखा है सी पी तो ये नियत पी यानी नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है। सी के साथ नीचे वी लगा है तो वी आयतन है जो नियत है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। रुद्धोष्म प्रसार जो अगला प्रक्रम है, ये किया जाता है इस बेलन को कुचालक स्टैंड पर रखकर। पहले अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन के ऊष्मा स्रोत पर रखकर इससे ऊष्मा दी जाती है आदर्श गैस को। इसके बाद दूसरे प्रक्रम में इस बेलन को हम कुचालक स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और फिर इसको प्रसारित होने देते हैं, एक्सपेंड होने देते हैं, यानी पिस्टन फिर ऊपर की ओर खिसक रहा है, आयतन फिर बढ़ रहा है। पर अब ये प्रक्रम होगा रुद्धोष्म प्रक्रम, क्योंकि जैसे ही हम इस बेलन को कुचालक स्टैंड पर रख देंगे, चारों तरफ की सभी दीवारें अब कुचालक हो गई हैं और इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। और अब जो प्रसार होगा उस प्रक्रम को हम कहेंगे रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार इस सूचक आरेख पर पीवी डायग्राम पर BC द्वारा व्यक्त किया गया है। B पॉइंट से हम पहुंच रहे हैं C पॉइंट तक। इस प्रक्रम में भी आयतन बढ़ रहा है, आयतन V2 से बढ़कर V3 हो रहा है और इसमें भी दाब कम हो जाएगा, दाब P2 से कम होकर P3 हो रहा है। और अब ताप भी बदल गया है। ये ताप मान लिया T1 से कम होकर T2 हो गया है। रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप, रुद्धोष्म प्रसार के दौरान निकाय का ताप कम होता जाता है। जैसे जैसे प्रसार करेंगे, आयतन बढ़ाएंगे रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा, ताप कम होता जाएगा और B बिंदु से C बिंदु तक जैसे जैसे हम पहुंचते जा रहे हैं, मान लिया इसका ताप T1 से कम होकर T2 हो गया है। T2 यह सिंक का ताप है। तो ये पहले दो प्रक्रम हैं, समतापी प्रसार और दूसरा रुद्धोष्म प्रसार। समतापी प्रसार में आयतन बढ़ रहा है समतापी प्रक्रम के द्वारा T1 ताप पर A से B तक, और रुद्धोष्म प्रसार में भी आयतन बढ़ रहा है, V2 से बढ़कर V3 हो गया है, परंतु अब ताप बदल गया है, T1 से कम होकर T2 हो गया है। बिंदु C पर इसकी अवस्था अब दी जा रही है P3 V3 T2 के द्वारा। अगले दो प्रक्रम संपीड़न के हैं। संपीड़न कंप्रेशन में हम आयतन को कम करेंगे, पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चलेगा जिससे कि इसका आयतन कम होता चला जाए। तीसरा प्रक्रम जो है C से D तक, ये समतापी संपीड़न है और ये है नियत ताप T2 पर जो कि सिंक का ताप है। तो यह प्रक्रम तब होगा जब हम
इस बेलनाकार पात्र को जिसमें आदर्श गैस भरी है सिंक कम ताप T2 डिग्री केल्विन वाले सिंक के ऊपर रख दें। तो तीसरे प्रक्रम के लिए इस बेलनाकार पात्र को जिसमें आदर्श गैस भरी है कम ताप T2 डिग्री केल्विन के सिंक पर रख देते हैं और अब इसको कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं, जिससे कि इसका आयतन कम होता चला जाए। तो ये समतापी संपीड़न कहलाएगा। ताप समान है T2 डिग्री केल्विन और संपीड़ित कर रहे हैं, यानी इसका आयतन कम करते जा रहे हैं। पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। पीवी आरेख पर, सूचक आरेख पर इसको हम इस प्रक्रम को CD के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। इस अवस्था में ताप नियत है T2 डिग्री केल्विन, समतापी प्रक्रम है और संपीड़न है, तो अब इसका आयतन कम हो रहा है। आयतन कम होकर हो गया है V3 से V4 और अब यदि आयतन कम हो रहा है तो दाब अधिक हो जाएगा। दाब P3 से बढ़कर हो जाएगा P4 और अंतिम अवस्था D पॉइंट पर प्राप्त होगी, जो व्यक्त की जा रही है P4 V4 T2। C से D तक का प्रक्रम समतापी संपीड़न है। आयतन कम हो गया है V3 से कम होकर V4। दाब बढ़ गया है P3 से बढ़कर P4। ताप नियत है T2 डिग्री केल्विन। और अंतिम चौथा प्रक्रम होगा जिससे कि हम बिंदु D से वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था A बिंदु तक पहुंच जाएं, और ये प्रक्रम होगा रुद्धोष्म संपीड़न। इस चौथे प्रक्रम को करने के लिए इस बेलनाकार पात्र को जिसमें आदर्श गैस भरी है फिर से कुचालक स्टैंड पर रख देंगे और इसको अब संपीड़ित करेंगे, कंप्रेस करेंगे। पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगा, आयतन और कम होता चला जाएगा। तो ये चौथा प्रक्रम जो कि रुद्धोष्म संपीड़न है, इसमें हम D बिंदु से वापस प्रारंभिक अवस्था यानी A बिंदु तक पहुंच जाते हैं। आयतन V4 से कम होकर V1 हो जाता है। दाब P4 से बढ़कर P1 हो जाता है और इस स्थिति में गैस का ताप बढ़ जाता है। इसका ताप T2 से बढ़कर T1 हो जाएगा। तो ये सूचक आरेख है, इंडिकेटर डायग्राम है, पीवी आरेख है एक कार्नो चक्र के लिए, जिसमें कि 4 प्रक्रम दिखाए गए हैं। A से B तक समतापी प्रसार T1 डिग्री केल्विन नियत ताप पर, B से C तक रुद्धोष्म प्रसार एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसमें कि ताप T1 से कम होकर T2 हो गया है। तीसरा प्रक्रम C से D तक समतापी संपीड़न, जिसमें ताप समान है T2 डिग्री केल्विन। और चौथा प्रक्रम रुद्धोष्म संपीड़न D से A तक, जिसमें कि ताप T2 से बढ़कर वापस T1 हो जाता है। तो ये जो 4 प्रक्रम हैं और इनका एक पूरा चक्र है, जिसमें आदर्श गैस अपनी प्रारंभिक स्थिति A से शुरू होकर
बी सी डी तक होते हुए फिर वापस ए तक पहुंच जाती है। यह पूरा चक्र कार्नोट चक्र कहलाता है। कार्नोट चक्र में जो पहला प्रक्रम है ए से बी तक समतापी प्रसार, ये तब होता है जब आदर्श गैस को हम अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन के ऊष्मा स्रोत पर रखते हैं। इस स्थिति में ये कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस इससे Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और जो तीसरा प्रक्रम है C से D तक का समतापी संपीड़न, जो कम ताप T2 डिग्री केल्विन के सिंक पर रखकर किया जाता है। इस स्थिति में ये आदर्श गैस कार्यकारी पदार्थ कम ताप वाले T2 डिग्री केल्विन वाले सिंक को Q2 ऊष्मा देती है। तो इस पूरे प्रक्रम में समतापी प्रसार में कार्यकारी पदार्थ अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन के स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करती है और कम ताप वाले सिंक को T2 डिग्री केल्विन ताप के सिंक को Q2 ऊष्मा देती है। इस पूरे चक्र में कितना कार्य किया जाता है इसकी गणना अब हमें करनी है। तो हम पहला प्रक्रम लेते हैं, प्रक्रम 1 समतापी प्रसार, और इसमें कितना कार्य किया जाएगा ये कैलकुलेट करते हैं। यह किया गया कार्य W1 से लिखें तो ये बराबर होगा इंटीग्रल PdV। किए गए कार्य का फार्मूला है dW बराबर PdV। तो W बराबर होगा इंटीग्रल PdV। समतापी प्रसार में किए गए कार्य को W1 लिखें, पहला प्रक्रम है, तो W1 है इंटीग्रल PdV और इंटीग्रल की लिमिट्स हैं V1 से V2, क्योंकि इसमें आयतन V1 से बढ़कर V2 हो रहा है। यह किया गया कार्य W1 यही स्रोत के द्वारा दी गई ऊष्मा Q1 के बराबर होगा, क्योंकि ये प्रक्रम समतापी प्रक्रम है। समतापी प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, du 0 है। इसलिए ऊष्मागतिकी के पहले नियम से dQ बराबर dW, इसीलिए हम लिख रहे हैं Q1 बराबर W1। तो W1 का सूत्र है, फार्मूला है इंटीग्रल PdV और यही Q1 के बराबर है, निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर है। तो Q1 जो W1 के बराबर है और W1 है इंटीग्रल PdV। आदर्श गैस के अवस्था समीकरण PV बराबर म्यू RT, PV बराबर nRT लिखें या PV बराबर म्यू RT लिखें। यदि हम PV बराबर म्यू RT लिख रहे हैं तो ये म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स की संख्या है, कितने मोल गैस ली है। nRT लिख रहे हैं तो n ये मोल की संख्या है। क्योंकि इस प्रक्रम में ताप T नियत है, T1 के बराबर है, इसलिए PV बराबर होगा म्यू RT1। इस PV बराबर म्यू RT1 से हम P की वैल्यू रखते हैं। P बराबर हो जाएगा म्यू RT1 अपॉन V और W1 किया गया कार्य बराबर होगा इंटीग्रल म्यू RT1 अपॉन V dV। म्यू RT1 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रल के अंदर रहेगा dV अपॉन V और यह इंटीग्रल log V के बराबर होगा। लिमिट रखने पर
ये बराबर होगा log V2 माइनस log V1, यानी W1 किया गया कार्य बराबर आया म्यू आर T1 log V2 बटे V1। इसी तरह से दूसरा प्रक्रम जो कि रुद्धोष्म प्रसार है, उसमें किए गए कार्य की गणना करेंगे। इस कार्य को W2 लिखें तो W2 भी बराबर होगा इंटीग्रल P dV। पर अब आदर्श गैस के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण है P V की पावर गामा बराबर कांस्टेंट जो हम K मान लें, तो P V की पावर गामा इक्वल टू K से P का मान रखा है। P बराबर हो गया है K अपॉन V की पावर गामा, और इंटीग्रल की लिमिट्स अब हैं V2 से V3, क्योंकि इस दूसरे प्रक्रम में आयतन V2 से बढ़कर हो रहा है V3। K कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। इंटीग्रल के अंदर बचेगा V की पावर माइनस गामा dV, और इस इंटीग्रल का मान होगा V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। लिमिट रखने के बाद यह वैल्यू आ जाएगी K अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और ब्रैकेट में V3 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1। रुद्धोष्म प्रक्रम BC के लिए P V की पावर गामा कांस्टेंट है। B बिंदु के लिए P V की पावर गामा का मान है P2 V2 की पावर गामा, और C बिंदु के लिए इसी का मान है P3 V3 की पावर गामा, और दोनों बराबर हैं क्योंकि P V की पावर गामा कांस्टेंट है, K के बराबर है। तो इस K का मान B पॉइंट पर होगा P2 V2 की पावर गामा, और इसी K का मान बिंदु C पर होगा P3 V3 की पावर गामा। तो इस K का मान यहाँ पर हमने रखा है ब्रैकेट के अंदर। पहली टर्म जहाँ V3 है, V3 की पावर माइनस गामा प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पर K का मान रखा P3 V3 की पावर गामा, और दूसरी टर्म जिसमें V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 आ रहा है, यहाँ K का मान रखा P2 V2 की पावर गामा। सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाता है 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 P3 V3 माइनस P2 V2। नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी कर दें, तो ये हो गया 1 अपॉन गामा माइनस 1 P2 V2 माइनस P3 V3। गामा का मान हमेशा 1 से अधिक है, इसलिए हमने ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे कि गामा माइनस 1 ये एक धनात्मक राशि रहे, पॉजिटिव क्वांटिटी रहे। और P2 V2 बराबर होगा म्यू आर T1, क्योंकि ये बिंदु B के लिए है, और बिंदु C के लिए P3 V3 बराबर होगा म्यू आर T2 आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से। ये मान रखने पर P2 V2 बराबर म्यू आर T1 और P3 V3 की जगह म्यू आर T2 रखने पर इस किए गए कार्य W2 का मान आ गया म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। अगले जो दो प्रक्रम हैं, समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न, इनके लिए किए गए कार्य W3 और W4 की गणना भी इसी तरह से की जा सकती है, परंतु ये अब संपीड़न है, इसलिए अब निकाय पर कार्य किया जाएगा। निकाय पर W3 और W4 ये निकाय पर किया गया कार्य होगा। इसको हम लिख रहे हैं, W3 को लिख रहे हैं माइनस इंटीग्रल PdV। निकाय पर किया गया कार्य बराबर होगा माइनस निकाय द्वारा किया गया कार्य।
और ये W3 निकाय पर किया गया कार्य, ये निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा Q2 के बराबर है। तीसरा प्रक्रम जो समतापी संपीड़न है C से D तक, इसमें निकाय सिंक को Q2 ऊष्मा देता है। कम ताप वाले सिंक के ऊपर रखकर यह प्रक्रम किया जाता है, T2 डिग्री केल्विन के सिंक के ऊपर रखकर। और इस प्रक्रम में निकाय कम ताप T2 डिग्री केल्विन वाले सिंक को कुछ ऊष्मा देता है, जो हमने मान लिया है Q2 है। तो यह Q2 ऊष्मा इस कार्य W3 के बराबर होगी, जो बराबर है माइनस इंटीग्रल PdV। नेगेटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि ये फार्मूला है निकाय पर किए गए कार्य का। यदि निकाय द्वारा किया गया कार्य हो तब तो इंटीग्रल PdV, और निकाय पर किया गया कार्य लिखें तो माइनस इंटीग्रल PdV। और पहले की तरह ही जिस तरह से हमने W1 ज्ञात किया है, उसी तरह से ये W3 का मान इतना आ जाएगा, म्यू आर T2 log V3 अपॉन V4। यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट थी V3 से V4 तक, आयतन V3 से कम होकर V4 हो रहा है। तो Q2 जो W3 के बराबर है, इसका मान W1 का मान जिस तरह से ज्ञात किया था ठीक उसी तरह से ज्ञात किया जा सकता है। लिमिट्स अलग होने के कारण अब इसका मान आ रहा है म्यू आर T2 log V3 अपॉन V4। और इसी तरह से रुद्धोष्म संपीड़न में भी किया गया कार्य W4 ये ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी ये जो कार्य है ये निकाय पर किया जाता है, इसलिए निकाय पर यानी गैस पर किया गया कार्य W4 ये बराबर होगा माइनस इंटीग्रल PdV। और अब लिमिट है V4 से V1, आयतन V4 से कम होकर V1 हो रहा है। और इस W4 का मान उतना ही आता है जितना कि W2 का मान था, म्यू आर अपॉन गामा -1 इंटू T1 माइनस T2। अब हमने चारों अलग अलग प्रक्रमों में किए गए कार्य ज्ञात कर लिए हैं। तो पूरे चक्र में, कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य W ये बराबर होगा W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4। शुरू के दो कार्य पॉजिटिव हैं क्योंकि ये गैस द्वारा किए गए कार्य हैं, निकाय द्वारा किए गए कार्य हैं, और अगले दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि ये गैस पर यानी निकाय पर किए गए कार्य हैं। इसमें W2 और W4 बराबर हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे और किया गया कार्य कुल मिला के रहेगा W1 माइनस W3। W1 Q1 के बराबर है और W3 Q2 के बराबर है, इसलिए कुल किया गया कार्य बराबर आ गया Q1 माइनस Q2। Q1 अधिक ताप वाले सिंक से ली गई ऊष्मा है और Q2 कम ताप वाले सिंक को दी गई ऊष्मा है। तो यदि निकाय अधिक ताप वाले स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है और कम ताप वाले सिंक को Q2 ऊष्मा देता है, तो किया गया कार्य Q1 माइनस Q2 के बराबर है, यानी जो शेष ऊष्मा है वही कार्य में बदलती है। अब कार्नो इंजन की दक्षता ईटा का ये सूत्र है, कार्यकारी पदार्थ के द्वारा किया गया कार्य और नीचे अपॉन कार्यकारी पदार्थ द्वारा स्रोत से ली गई ऊष्मा, यानी W अपॉन Q1। दक्षता ईटा ये बराबर है W अपॉन Q1। W निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य पूरे चक्रीय प्रक्रम में, और Q1 ये ली गई ऊष्मा। क्योंकि किया गया कुल कार्य है Q1 माइनस Q2, इसलिए दक्षता ईटा बराबर हो गई
Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यानी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। समीकरण 1 और 3 से Q2 और Q1 का अनुपात ये इसके बराबर है, म्यू आर T2 लॉग V3 अपॉन V4 अपॉन म्यू आर T1 लॉग V2 अपॉन V1। म्यू आर कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू रही T2 लॉग V3 अपॉन V4 अपॉन T1 लॉग V2 अपॉन V1। ये प्रूव किया जा सकता है कि V3 अपॉन V4 जो ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है V2 अपॉन V1, इनके मान बराबर हैं, जिससे कि log V3 अपॉन V4 और log V2 अपॉन V1 ये बराबर होंगे और कैंसिल हो जाएंगे, और Q2 अपॉन Q1 का मान आएगा T2 अपॉन T1 के। ये प्रूव करने के लिए कि V3 अपॉन V4 बराबर है V2 अपॉन V1, हम बिंदु B और C लें जो एक रुद्धोष्म वक्र पर स्थित हैं। रुद्धोष्म वक्र के लिए अवस्था समीकरण अब हम काम में ले रहे हैं टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहले हमने रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण काम में लिया था, पी वी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट। पी और वी की बजाय यदि हम टी और वी की टर्म में लिखें तो यही अवस्था समीकरण बदल के इस तरह का हो जाता है, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बी बिंदु के लिए इसका मान होगा T1 V2 की पावर गामा माइनस 1, और सी बिंदु के लिए इसका मान होगा T2 V3 की पावर गामा माइनस 1। इसी तरह से D से A तक का जो प्रक्रम है वो भी रुद्धोष्म प्रक्रम है। उसमें हम D और A बिंदुओं के लिए लिख सकते हैं T2 V4 की पावर गामा माइनस 1 बराबर होगा T1 V1 की पावर गामा माइनस 1। इन दोनों समीकरणों का भाग देने पर हमें मिलता है, दोनों समीकरणों में T1 अपॉन T2 की वैल्यू निकाल लें। T1 अपॉन T2 की वैल्यू पहले समीकरण में आती है V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, और दूसरे में आ रही है V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। इसलिए V3 अपॉन V2 बराबर है V4 अपॉन V1, यानी V3 अपॉन V4 बराबर है V2 अपॉन V1। और ये मान इस समीकरण में रखें तो हमें मिलता है Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1। लॉग वाली टर्म ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल हो जाती हैं। Q2 अपॉन Q1 बराबर आया T2 अपॉन T1, और दक्षता का जो सूत्र था, दक्षता ईटा थी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये बराबर हो गई 1 माइनस T2 अपॉन T1, यानी T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये कार्नो इंजन की दक्षता का फार्मूला है, और इस समीकरण से स्पष्ट है कि ये जो दक्षता है केवल स्रोत और सिंक के ताप पर ही निर्भर करती है, T1 और T2 पर ही निर्भर कर रही है। दक्षता ईटा का मान स्रोत व सिंक के तापों के अंतर के समानुपाती है, T1 माइनस T2 के प्रोपोर्शनल है। ताप का अंतर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा दक्षता होगी, और दक्षता का अधिकतम मान 100% ये केवल तभी हो सकता है जब T2 0 डिग्री हो, जो कि असंभव है। अतः दक्षता हमेशा 1 से कम होगी, 100% से कम होगी, क्योंकि परमताप 0 डिग्री केल्विन संभव नहीं है, T2 0 डिग्री नहीं हो सकता, इसलिए दक्षता भी 1 यानी 100% नहीं हो सकती। ये हमेशा 1 से कम ही रहेगी, 100% से कम ही रहेगी।